से क्या कह रहे हैं, असल कहानी तो अंदर एनएस से हुई होगी, वहां पे बैठ के बात हुई, क्योंकि मोदी जी का ब्रेन जो है वो तो एनएस से है, ठीक है। उनका जो स्ट्रेटेजिक ब्रेन है वो तो जयशंकर और एनएस से है। बाकी अंदर खाते इधर क्या करना है वो राजनाथ सिंह साहब और अमित शाह साहब और बाकी कुछ और कैबिनेट के करीबी लोग होंगे, लेकिन असल ब्रेन तो दो लोग ही हैं, दोनों से वो मिलके गए हैं, बिकॉज दे वांट टू रीड प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो पढ़ना चाह रहे हैं, एनएस से क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कमर चीमा कह रहे हैं कि वो एनएसए को और जयकांत शंकर से मिलके मोदी जी को पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली इतना आसान नहीं है मोदी को पढ़ना, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। अगर चीन ये सोचता है कि रसिया का साथ दिया इंडिया ने तो आगे चल के हमारा भी साथ दे सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली, अगर इंडो पैसिफिक में इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडिया हमेशा से अगेंस्ट ही खड़ा होगा इसी चीज़ के। रसिया के साथ हमारे कुछ रिलेशंस हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन हैं, जिसकी वजह से हमने उसका साथ दिया है। चाइना के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए वीडियो की तरफ। एनएसएस से क्या मुलाकात है उसका, कोई इस तरह का कोई रीड आउट बाहर शायद नहीं आया, या कोई आया तो हमें जरूर बताएं कि क्या बात हुई है, क्योंकि एक ही चीज बात बात कह रहे हैं, जो मैं क्रक्स अखज भी किया कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहते हैं, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। रिस्पेक्ट ये है जो मुझे जयशंकर साहब से बात पता चली कि इंडिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। म्यूचुअल सेंसिटिविटी मींस कि जो सेंसिटिविटी हमारी एलएसी के ऊपर है, जहां जहां हम कहते हैं एरियाज हमारे हैं उसको एड्रेस करो। और म्यूचुअल इंटरेस्ट मींस कि जहां जहां हमें काम मिल के चलना हुआ हम चलते रहे, कि जहां ना चलना हुआ ना चले। ये तीन बातें की, लेकिन है क्या, कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब एनएसए क्या कह रहे हैं, असल कहानी तो अंदर एनएस से हुई होगी, वहां पे बैठ के बात हुई, क्योंकि मोदी जी का ब्रेन जो है वो तो एनएस से है, ठीक है। उनका जो स्ट्रेटेजिक ब्रेन है वो तो जयशंकर और एनएस से है। बाकी अंदर खाते इधर क्या करना है वो राजनाथ सिंह साहब और अमित शाह साहब और बाकी कुछ और कैबिनेट के करीबी लोग होंगे, लेकिन असल ब्रेन तो दो लोग ही हैं, दोनों से वो मिलके गए हैं, बिकॉज दे वांट टू रीड प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो पढ़ना चाह रहे हैं, एनएसए क्या कहते हैं। देखिए चीमा साहब, अब एनएसए क्या कहते हैं ये मेरे लिए आपको कहना मुश्किल है। अब उसमें क्या हुआ मुझे, बट हाँ, एनएसए डोवल साहब हैं तो देखिए, एक मैं बताऊं विदाउट बीइंग बायस्ड, डॉक्टर जयशंकर हैज बीन द बेस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सो फार। क्योंकि जब वो आए तो दुनिया में काफी चीजें बदल गई, काफी टर्मोइल था, और उसमें हाउ ही हैज मैनेज्ड थिंग्स इज फिनोमिनल। अजीत डोवाल इज अ मैन फॉर एक्सीलेंस, आप तो जानते हैं, पाकिस्तान में भी 8-10 साल रहे हैं। आप पकड़ नहीं पाए, बात अलग है, चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने ओआईसी में कश्मीर का मेंशन किया था, तो जयशंकर पहले तो जो हमारे बागची साहब है, स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका कहना था भाई यू हैव नो लोकई है, तुम्हारा मतलब ही नहीं, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है जी। अब जयशंकर जी ने तो कहा इट इज अनवारंटेड। अनवारंटेड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड इन डिप्लोमेसी। मतलब अनवारंटेड तो डिप्लोमेसी में बोले थप्पड़ लगाने जैसा है भाई, कि मतलब क्या हो गया, तो कुछ लगा वगा रखी थी क्या, ये तो मतलब वैसी वाली बात है। तो अब ये आपके यहाँ आए थे ओआईसी वालों के यहाँ अपनी रोटियां गर्म करने को, आपको बताने को। अब आपको ये भी पता होगा ओआईसी वाले अगले दिन आए जी, $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कश्मीर में, और खूब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे, कह रहे मैं लोगों से मिला हूं, सब यहाँ शांतिपूर्ण है, $5 बिलियन की। और यूएई वाले और सऊदी अरबिया वाले, और पहले एक 1500 करोड़ वाला, 1800 करोड़ वाला इन्वेस्टमेंट तो कह रहे हम करें, एंड वी हैव मेट द लोकल पीपल, वी हैव मेट द बिजनेसमैन, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू डू बिजनेस, इट्स पैराडाइज ऑन अर्थ। और यूएई वाले जो है अल शबाबी साहब, उनका तो ये भी कहना था, उनका बाइट सुना मैंने बाकायदा चीमा साहब, वो कह रहे हैं कि भाई दिस इज वी थैंक द पीपल ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग यूएई स्टैंड एंड रनिंग यूएई एवरी डे, कोट अनकोट, ये कोट अनकोट कह रहा हूं। तो अब यहाँ वहां ओआईसी में और यहाँ अगले दिन वही वाली बात, तो हमने भी चीनियों को बोला देखो भैया। आपके कहने का मकसद यह है कि इंडिया जो चाइना है वो नीचे जा रहा है, हालात खराब हो रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो उसको जो है वो इंडिया की बड़ी जरूरत है। लेकिन आप जो स्टोरी जो सुनाते हैं, जो माहौल बनाते हैं, डाटा देते हैं, उस ये तो बड़ा खतरनाक है सुमित भाई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात काट के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट चाहता हूँ। क्या चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इसलिए भी आए हैं कि जो इंडिया ने अपने आप को इंडो पैसिफिक में थोड़ी सी स्पेस दी है, जी ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2, जापान के साथ 2+2, क्वाड में, ये सारा, हाउ फार दिस रिलेशंस ऑफ इंडिया with Japan and Australia do you believe
कि ये एक ट्रिगिंग पॉइंट है या एक मोटिवेशन है फॉर चाइना टू एंगेज विद इंडिया? अलायंस कोई क्वाड को लेके नहीं है चीमा साहब, कई सारी मल्टी अलायंस, जैसे 5 लेयर का मिसाइल शीट है वैसे मल्टीपल लेवल पे अलायंसेस है, क्योंकि अलायंसेस आल्सो हैव टू बी चेक एंड बैलेंस। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं तो गलत होती है, आप सिर्फ अलायंस कहते भैया मुसलमान से बनाएंगे, इस्लाम पे ही बनाएंगे, एक ही पॉइंट को लेकर चलते हैं। अब हमारी अलायंस मुसलमान से भी है, हमारी ज्यू से भी है, क्रिश्चियन ईसाई से भी है और हिंदू से भी, हम तो हर एक के साथ चलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाले दोस्त हैं, अमन पसंद लोग हैं चीमा साहब, हम अमन पसंद लोग। अब ये जो चीनी है भाई साहब व्यापारी, मैं सीधा बोलूँ, ये है व्यापारी, इनका कोई, आपको पता है चाइना में ये कहते कि वी आर एथिस्ट्स, हम तो रिलीजन में मानते ही नहीं, कहते वी विल रिराइट द होली कुरान, जो बाइबल इनके हैं चीमा साहब वो सीसीपी से एडिटेड है, और जो पादरी है ना चर्च का वो भी सीसीपी का मेंबर है, इसमें डिबेट भी बिजनेस एज यूजुअल। बाकी आपको फौजें बिठानी बॉर्डर पे तो हमारी भी बैठी है, देखो आबादी और आपकी और हमारी आबादी में तो ज्यादा फर्क है नहीं, तो यार जितने बंदे आप डालोगे उतने बंदे हम भी डालेंगे, ऊपर वाले का कर्म बहुत है, बंदे हमारे पास बहुत है, तो टेंशन की बात है नहीं। तो ये चाइनीज समझ गए, तो अब उनका वो जाने क्या हम जाने। देखिए ड्रैगर और डॉलर डिप्लोमेसी चीमा साहब आज के टाइम में नहीं चल सकती, इट इज डॉलर और ड्रैगर, यू हैव टू चूज बिटवीन द वन। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से, जो बाजवड़ से शुरू होता है और होता हुआ ये चागी तक हमारा और इनका ये बॉर्डर जो है ये जाता है, और तकरीबन 1650-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसको ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया तो काफ़ी सारी खुशियां मनाई गई, और हमारे जो उस वक्त के आईएसआई चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, जो आजकल कोर कमांडर पेशावर हैं, उन्होंने काफ़ी हंगामी दौरे भी किए काबुल के, और ये तासुर आ रहा था कि शायद अब हालात, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये बिल्कुल सिक्योर होगा और इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारा फोकस सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर यानी हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पे रहेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। और दिसंबर में जैसे ही हमले, छोटे हमले शुरू हुए, तो उस वक्त भी ये सवालात उठाए गए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बात की जाती थी कि ये अफगानिस्तान में एक्टिव है, जिनकी वजह से हालात संभल नहीं पा रहे, लेकिन अब वहां पर चूंकि तालिबान की हुकूमत को 8 से 9 महीने होने वाले हैं, उसके बावजूद इस तरह के हमले, और हमले ऐसे नहीं है कि एक हमला हुआ तो उसके बीच में कोई फिर 10 दिन का, 20 दिन का या महीने का गैप आया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। रोज, अगर एक रोज नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाजमी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है, और अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ खतरनाक।